सर्दियों में सुबह सुबह चाय पीजिए और कुछ ना हो अगर काम तो कहानी सुनने के मजे लीजिए। आज आपके लिए हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ जो कहानी, वो कहानी है बड़ी ही रोमांचक। इस कहानी को पूरा सुनिए तभी आपको पता लगेगा कि आखिर ये कहानी क्यों इतनी रोमांचक है। इस कहानी का नाम है डेढ़ सेर चांदी। डेढ़ सेर चांदी। तो सुनिए पूरी कहानी और वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। किवाड़ उड़का था। नायिका कोहनी से किवाड़ ठेल कर अंगनाई में पहुंची। अंगनाई के कोने में बंधी दोनों बकरियां उसे देखकर मिमियाने लगी। दिन भर से अकेला पड़ा। भग्गू भी उठकर खटिया पर आकर बैठ गया। नायिका का हाथ घास और बबूल की टहनियों से भरा हुआ था। मिसिर के यहाँ से आते आते उसने रास्ते से बकरियों के लिए टहनियाँ तोड़ी थी। बकरियां पिछले 2-4 दिन से खूंटे पर ही बंधी थी बेचारी। सांझा सवेरे बाहर ले जाकर चराने का मौका ही नहीं मिल रहा था नायिका को। अभी 2 दिन और ऐसे ही चलेगा। घास और टहनियों को बकरियों के आगे डालकर नायिका ने पंजीरी बतासे की गठरी को पीढ़े पर रखा और बाल्टी रस्सी लेकर कुएं पर हाथ मुंह धोने चली गई। ठंडे पानी से छींटे मार मार कर मुंह धोया। हाथ पैर धोए भरी बाल्टी आंगन में लाकर रखी और आंचल से मुंह पोंछते हुए औसारी में आकर बैठ गई। नाई में ही छान उठाकर 2 औसारे निकाल लिए हैं नायिका ने। 2 कच्ची कोठरी और 2 छनेहर। औसारे का उसका ये घर भीतर घुसते ही उसे सुकून से भर देता है। कितना भी वह थक कर चूर हो गई हो, पर अपनी अंगनाई में आते ही उसकी आधी थकान खुद ब खुद चली जाती है। सुबह जब से गई थी तब से 1 मिनट की भी उसे फुर्सत नहीं मिली। इतना बड़ा कार्यक्रम, आने जाने वालों की इतनी बड़ी भीड़, बैठती भी तो कैसे। मिसिर काका बहुत भरोसा करके उसे बुलाते हैं, अगर वही भी बैठ जाएगी तो काम कैसे चलेगा। खड़े खड़े दोना भर पंजीरी बतासा फाँक कर पानी पी लिया था उसने। और लगी रही बासन मांजने में, और लगी रही बर्तन मांजने में, झाड़ू लगाने में। वहीं पुरबहिन और चमेला जांगर चुरा चुरा कर इधर उधर भाग रही थी। 5-6 दोना पंजीरी फाँक गई। जो भी उधर से प्रसाद बांटते हुए निकलता उसी के सामने हाथ पसार देती। अखंड रामायण पाठ की बैठक से पहले सत्यनारायण की कथा हुई थी, उसी का प्रसाद बट रहा था। दिन भर लोग आते रहे, प्रसाद कम पड़ जाता तो किसी की इज्जत की जरा परवाह ही नहीं। इन लोगों को अगला भरोसा किए बैठा है और ये लोग उसकी इज्जत लेने पर उतारू हैं। भगवान से भी नहीं डरते ये लोग। नायिका का मन तृष्णा से भर गया। सांझ धुंधलाने लगी। सांझवाती की बेला में बैठकर सुस्ताने से काम नहीं चलेगा। नायिका ने मन ही मन सोचा और घुटने पर हाथ रखकर उठी। चूल्हे के पास कांच की एक डिवरी पड़ी थी, उसमें तेल आधी सीसी से भी कम था। नायिका ने सीसी को उठाकर देखा। आज का काम किसी तरह से चल जाएगा, कल के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। राम जोरवा को कितनी बार कहा था कि बचवा, खम्भे से तार खींचकर एक लट्टू मेरे आंगन में भी लटका दो, मिट्टी के तेल का खर्चा तो कुछ बचता, पर मुए ने नहीं सुना। नायिका मन ही मन बड़बड़ाते हुए डिवरी जलाकर अंगनाई के गौके पर रखाई। वहां से दोनों ओर औसारे में उजियारा फैल गया। भक्को फिर गो गो करने लगा। नायिका गोगो के अलग अलग सुरों को पहचानती है। समझ गई कि उसका पति भूखा है। वह पंजीरी बतासा हलवा पूड़ी की गठरी उठा लाई, भग्गू की खटिया पर बैठकर खोलने लगी। उस धुंधलके में भी नायिका ने भग्गू की आंखों की चमक को देख लिया। मन ही मन मुस्कुराई। इसी चमक को देखने के लिए ही तो वहां कौर भर भी नहीं खाया था उसने। सब उठा लाई थी। मिसिर काका ने हलवा दिलवा दिया था। काकी तो देने में कुछ आनाकानी कर रही थी, पर काका ने डपट दिया। दे दो उसे भरपूर गंगवा, भग्गू के लिए ले जाएगी। नायिका धन हो गई थी, इसीलिए तो मिसिर काका की एक आवाज पर दौड़ी जाती है। गुंगवा को पूड़ी के साथ अचार अच्छा लगता है। नायिका ने हिम्मत की, काकी अचार भी दे देती। काकी ने मुस्कुराते हुए बिना झिड़के 3-4 अचार की कली लाकर पूड़ी के ऊपर रख दी। नायिका खाने की गठरी खोल रही थी। भग्गू ने सिरहाने से आधा प्याज और नमक निकाल लिया। नायिका सवेरे उसे प्याज रोटी देकर गई थी, उसी में से कुछ बचा लिया था भग्गू ने। नायिका मुस्कुराई। झग्गू, रखो उसे, अचार लाई हूँ पूड़ी के साथ। भग्गू गोंगो करके हंसने लगा। भग्गू
भग्गू की हंसी नायका के कलेजे में धंस गई। इकलौता भग्गू माँ बाप का बहुत दुलारा था। दोनों जून उसे थाली में दाल भात रोटी तरकारी सब चाहिए थी। पर नायका इस घर में ब्याह कर आई थी, तब इस घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। 1.5 बीघा खेत का मालिक था उसका ससुर। माँ बाप बेटा तीनों जुटकर खेती किया करते थे। बाहर भी मजदूरी करते थे, घर में भी अनाज भरा रहता था। भांजी तरकारी तो घर के अगवारे पिछवाड़े की जमीन में ही बो देता था। लौकी तुरई करेला आंगन की छान पर खूब लदे रहते थे। सास खुश होकर कहती, मेरे बेटे के हाथ में बहुत बरकत है। ऊसर पापड़ में भी बीज छींट देता था तो धरती सोना बोलने लगती थी। अब यही भग्गू। नायका ने थाली में पूड़ी अचार और हलवा रखकर भग्गू के आगे सरका दिया। भग्गू खाने लगा। थोड़ी देर बाद जब मन तृप्त हुआ और उसका ध्यान नायका की ओर गया, उसने इशारे से नायका को भी खाने के लिए कहा। नायका ने 2-4 पूड़ी, थोड़ा सा हलवा, दोना भर पंजीरी और बतासा भग्गू की थाली में और रख दिए। खुद बची हुई पूड़ियों को अचार से खाने लगी। दोनों के खा लेने के बाद कुछ पूड़ियां बची रह गई। नायका ने उसे सुबह के लिए ढककर रख दिया। दिन भर की थकान से उसका शरीर टूट रहा था। अंगनाई में रखी खटिया को बिछाकर उसने ढिबरी बुझाई और लेट गई। चैत महीने का दूसरा पाख ही शुरू हुआ था, लेकिन गर्मी ने गांव को घेर लिया था। हवा ऐसी रूठी है कि पेड़ के पत्ते भी नहीं हिल रहे। नायका ने अपने आंचल से हवा करते हुए सोचा, अब गर्मी दिन ब दिन बढ़ने लगी है। कल बक्से से बेना पंखा निकाल लेगी। पड़ोसी आम अंजीर का बेटा पड़ोसी आम अंजूर का बेटा किसी बात पर जिद आया है। पूरा घर उसे मनाने चुप कराने में लगा है। राम अंजूर की माँ और नायका का गौना 1-2 रोज आगे पीछे ही आया था। साल भर के भीतर ही राम अंजूर पैदा हो गया। अगर भग्गू उस दिन बाजार न गया होता तो आज नायका का घर आंगन भी गुलजार होता बच्चों से। नायका के सीने में एक टीस उठी, जिसे दबाते हुए उसने करवट बदल ली। कितने बरस बीत गए उस बात को। एक दिन भग्गू बाजार गया था। नायका खाना बनाकर आंगन में और सास घर के बाहर बैठी भग्गू का इंतजार कर रही थी। उसके ससुर खा पी कर लेट गए थे, लेकिन कुछ कुछ देर में आवाज लगाकर पूछ लेते कि भग्गू आया कि नहीं। रात बीतती रही। नायका और उसकी सास ने कौर नहीं तोड़ा, बस उदास और उनीदी आंखों से भग्गू का इंतजार करती रही। भग्गू कभी कभी बाजार में चढ़ा लेता था। हो सकता आज कुछ अधिक चढ़ा ली हो और कहीं पड़कर सो रहा हो। सास बार बार नायका को यही कहकर दिलासा दे रही थी। रात बीत गई, घड़ी भर दिन भी चढ़ाया, भग्गू घर नहीं लौटा। भग्गू का बाप बाजार जाकर जगह जगह छानबीन कराया। पता चला कि शराब की दुकान पर तो भग्गू कल आया भी नहीं था। 2 दिन 2 रात बीत गए, भग्गू का कहीं पता ही नहीं। सास बहू छटपटाती हुई देवी देवताओं से मनौतियां मना रही थी। ससुर गांव गांव बाजार बाजार घूमता हुआ भग्गू की खोज कर रहा था। पूरे दिन बाद भग्गू विशेषण मिसिर को जिला अस्पताल के सामने दिखा था। बोराया हुआ सा इधर उधर घूम रहा था। मिसिर अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे गांव ले आई। वह इतना डरा था कि घर आते ही अंधेरी कोठरी में जाकर दुबक गया। माँ ने उसका हाथ मुंह धुलाया, खाना खिलाया। वह कई दिनों तक धीरे धीरे पूछकर बड़ी मुश्किल से इतना जान पाई कि बाजार में कुछ लोगों ने उसे जबरन अपनी जीप में बिठा लिया था। जीप सड़क पर न चलकर किसी सुनसान जगह पर आगे बढ़ गई। रात के अंधेरे में भग्गू रास्ता नहीं समझ पा रहा था। 3-4 घंटे इधर उधर घुमाने के बाद किसी घर के सामने उसे उतारा गया। पूरी रात और दूसरे दिन का पूरा दिन उसे उस कमरे में बंद किया गया। तीसरे दिन दोपहर में अस्पताल ले जाकर उसकी नसबंदी कराकर उसे छोड़ दिया गया। इसी बीच कई पेपर में उससे अंगूठा लगवाए गए। वे लोग कौन थे, उसे किस जगह बंद रखे, किस अस्पताल में ले गए, इन प्रश्नों का एक भी उत्तर भग्गू के पास नहीं था। उसकी आवाज नहीं फूट रही थी, मुश्किल एक आध सा शब्द बोल पा रहा था। बस उस दिन के बाद से भग्गू न काम पर गया, न अंधेरी कोठरी की खटिया छोड़ी। धीरे धीरे वह गूंगे में बदल गया। भग्गू के माँ बाप ने सभी उपाय किए, ओझा वैद पीर फकीर यहाँ तक कि सरकारी अस्पतालों के भी चक्कर लगाए, पर ना जाने कैसा डर जमा हो गया था भग्गू के भीतर, जो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने साल बीत गए, पहाड़ से दिन एक एक कर बस सरक रहे। नायका करवट बदलने का सोच ही रही थी कि तभी खट की आवाज हुई। अंधियारा पाक था। राम अंजोर के द्वारे खड़े बिजली के खंभे पर लगे बल्ब की रोशनी का
एक छोटा सा टुकड़ा नयका की अंगनाई में भी पसरा है। नयका ने सिर उठाकर बकरियों की ओर देखा। तीनों चुपचाप बैठी थी। भग्गू लघुशंका के लिए उठा है, सहारे के लिए वह लाठी लेता है, उसी की आवाज थी। नयका निश्चिंत हो करवट बदल लेती है। राम अंजूर का नाती अभी तक जिद आया है। पूरा घर लगा है उसे मनाने में। अंजूर की माई बनाती देख रही है। खटिया से मचिया, मचिया से खटिया हुमकती रहती है। पतोह न तो उनके आगे पीछे घूमती हुई सेवा टहल करती रहती है। सब अपने अपने कर्म है। नयका ने एक लंबी सांस ली। कहते हैं भाई पट्टीदार का हिस्सा डकारना आसान नहीं होता, पचाना बड़ा मुश्किल होता है। पर राम अंजूर का बाबा तो सब डकार गया। 1.5 बीघा खेत की मालकिन नयका इसी राम अंजूर के बाबा और बाप की करतूत से बिन खेती की हो गई। आधा बीघा खेत उसके ससुर ने भक्कू की दवा पानी के लिए राम अंजोर के बाबा के पास रखा था। बड़ा भरोसा था उसे अपने चचेरे भाई पर। भाई ने भरोसा भी तो यही दिलाया था। कहता था तू मेरा भाई है, तेरे खेत गहन रख के मैं पैसे दूं, वह भी भग्गू की दवाई के लिए। यह बात मुझे हजम नहीं हो रही। पर मेरे घर के लोगों, राम अंजोर की माई को तो तू जानता है मेरी जान खा जाएंगे ये लोग। बाकी इतना भरोसा रख कि तू पैसा नहीं लौटा पाएगा, तब भी मैं तेरी जमीन लौटा दूंगा। ये बात तेरे मेरे बीच में पक्की है, समझ। नयका के ससुर ने भाई की बात को पक्की समझ लिया। लंबे समय तक भग्गू का इलाज करने के बाद भी जब उसकी तबीयत में कुछ सुधार नहीं हुआ तो मजूरों से जोड़े पैसों को बचाकर गाहे बगाहे भाई को लौटाने लगा था। कितना पैसा लौटा पाया था ये तो नयका को भी नहीं पता, किंतु ससुर को कई बार ये कहते सुना था कि अब अधिक कर्ज नहीं बचा है, 1-2 साल में जमीन छुड़ा लूंगा। मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। भग्गू की चिंताएं उसे खा जा रही थी। देखते ही देखते ससुर ने खटिया पकड़ ली। घर की हालत खराब होने लगी। अकेली सास खेती नहीं कर पा रही थी। मजबूर होकर उसके ससुर ने बचे हुए खेत को भी भाई को ही अधिया पर दे दिया। इस तरह पूरा खेत राम अंजोर के बाबा के कब्जे में चला गया। सास ससुर के मरने के बाद नयका के मन में कई बार आया कि अपनी खेती वह खुद करवाए। खेती से फुर्सत के दिनों में इधर उधर मंजूरी भी कर ली तो 2 जन ही तो बचे हैं। कुछ खेती से कुछ मजूरी से बीत जाएगी जिंदगी। अब तक राम अंजोर का बाबा भी स्वर्ग से जा चुका था, पर राम अंजोर का बाप खेत को न सिर्फ हत्या रहा था बल्कि 1-2 साल बाद अनाज देना भी बंद कर दिया। जब नयका ने आधे अनाज की मांग की तब उसने बैनामा पट्टे पर कागज लाकर नयका के आगे पटक दिया। देख ले इन कागजों को, इतने दिन से तेरी भुखमरी पर रहम खाकर दे रहा था अनाज। नेकी का तो जमाना ही नहीं है, आधा अनाज मांग रही है। नयका के लिए कागज पर लिखा काला अक्षर भैंस बराबर था। अगल बगल के लोगों ने कागज देखकर उसे बताया कि उसके ससुर ने राम अंजोर के बाप को सारी जमीन बेच दी थी। सुनते ही नयका जड़ हो गई। काटूं तो खून नहीं। कई महीने लगे उसे संभलने में। लोगों ने उससे कहा कि पेपर की जांच करवा ले, असली है या नकली। पर नयका किसके बूते पर जांच करवाती, और जांच करवाने से होता भी क्या। वह तो समझ रही थी कि ये सारे पेपर नकली हैं। संतोष कर लिया उसने। सोचते हुए फिर से करवट बदल ली नयका ने, पर अधिक देर लेटे नहीं रह सकी। उठकर बैठ गई खटिया पर। मन कसैला हो आया। थोड़ी देर तक बैठी रही, फिर अंगनाई के एक कोने में ढके गगरे से कटोरा भर पानी लिया और 1-2 घूंट पीकर बचे पानी से हाथ मुंह धोया। इधर उधर देखा, फिर आकर लेट गई। मिसिर के यहाँ आज रामायण का समापन है। होम हवन के बाद भोजन की व्यवस्था है। नयका बर्तन मांझ कर उठी। मिसिर काका बाहर पानी छिड़क रहे हैं। नयका बाल्टी लोटा उनके हाथ से लेकर पानी दिवारने लगी। रामायण की चौपाई गाई जा रही है। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। पानी छिड़कते छिड़कते नयका के होंठ बुदबुदाने लगे। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सीधे भगवान का आशीर्वाद मिला है मिसिर काका को। 3 साल से उनका नाती डॉक्टरी में दाखिला की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पास नहीं हो पा रहा था। काका ने अखंड रामायण का पाठ कराया और दाखिला होने पर फिर से पाठ करने की मनौती मान ली। देखो तो भगवान की कृपा, उसे दाखिला मिल गया। काकी कह रही थी कि बड़ी शक्ति है रामायण में, कोई भी इच्छा मन में रखकर पाठ करवा लो, शर्तियाँ पूरी हो जाएगी। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। बस गुंगऊ बोलने लगते। नयका का मन हुलस गया। बोलने लगे तो क्या बोलेंगे गुंगऊ। पहले जैसे प्रेम मनोहार की बातें या इतने दिन की घुटन।
दिन भर सोचती रही नयका कि मिश्राइन काकी से पूछे कि पाठ करवाने में कितना खर्च लगता है, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। अखंड पाठ है, बड़े लोग करवा सकते हैं, यह पूजा नयका कहाँ से करवा पाएगी। 1.5 सेर चांदी बेचकर ही हो पाएगी ये पूजा। मिश्राइन काकी से पूछकर अंदाज लग सकता है। दिन भर वह असमंजस में रही कि पूछूं या न पूछूं। शाम को उसने निर्णय लिया कि 2-4 दिन बाद जब सारे मेहमान चले जाएंगे तब अकेले में वह काकी से पूछेगी। 1.5 सेर चांदी, उसकी माँ यही बताती थी। माँ के गहने थे उसकी विदाई में 24 लच्छे करधनी तथा हाथ का तोड़ा उतार कर पहना दिया था माँ ने नयका को। कुल 1.5 सेर चांदी में बने थे वे गहने। चांदी भी माँ के गौने के साल की, एकदम खरी, कोई मिलावट नहीं। अब कहीं मिलती है ऐसी चांदी। अच्छी चांदी के इतने जेवर पहनकर जब नयका उतरी थी तो उसकी सास दंग रह गई थी। बड़े गर्व से जेठानियां देवरानियों को सुनाते हुए बोली थी, सचमुच की लक्ष्मी आई है मेरे घर में। समधी ने इतना दिया कि मेरा घर भर गया। 1.5-2 किलो चांदी पहनकर उतरी है मेरी बहू। यहाँ तो 1.5 पाव चांदी में ही उतर आती हैं बहुएं। नयका सास की बात याद करके मुस्कुरा उठी। तमाम मुसीबतें आई, पर सास ने उसके गहने नहीं बिकने दिए। उनके ना रहने पर नयका ने भी अपने गहनों को हिफाजत में रखा। जब खेत छिन गए तब यही गहने पूंजी के रूप में उसके पास बचे। नयका ने कोठरी में गड्ढा खोदकर मिट्टी की एक मुठिया में गहनों को रखकर मुठिया गड्ढे में गाड़ दी थी और उसके ऊपर अपना बक्सा रख दिया था। अब अगर ये गहने काम आ जाए। भग्गू की आवाज के सामने इन गहनों का मोल क्या है। कितने बरस हो गए भग्गू की बोली सुने। ब्याह कर आई थी तो भग्गू के होंठों से फूल झरते थे। नयका की कोठरी महकती रहती थी। साल भर ही रही थी वो भीनी महक, उसके साथ सब उजड़ गया। उसके बाद सब उजड़ गया। अब तो गंगा के सिवा कुछ निकलता ही नहीं भग्गू के मुंह से। आज भी मिसिर काका के घर से परोसा मिल गया है। पूड़ी कचौड़ी, कोहड़े की भाजी, पीसी शक्कर भरपूर दिया है काकी ने। कल भी खाना न बनाए तो इसी से काम चलेगा। भग्गू जब खा पी कर सो गया तब नयका एक हाथ में डिवरी दूसरे हाथ में खुरपी लेकर कोठरी में गई। आज वह गहनों को देखकर अंदाज लगाना चाहती थी कि अखंड रामायण के लिए यह गहने पर्याप्त होंगे या नहीं। लोहे का बक्सा उठाते ही दंग रह गई। वहां की मिट्टी भुरभुरी और खुदी लग रही थी। बक्सा एक ओर रखकर वह हाथ से मिट्टी हटाने लगी, मगर मटिया न दिखी। नयका की धड़कन बढ़ गई। घबराई हुई वह दोनों हाथों से मिट्टी हटाने लगी। पूरा गड्ढा साफ हो गया, किंतु गहने नहीं मिले। वह भागी भागी भग्गू के पास आई। भग्गू गहन नींद में सो रहा था। नयका ने उसे झिझोड़ कर जगाया। भग्गू चौंक कर उठ बैठा। कुछ देर लगी उसे बात समझने में। फिर लाठी का सहारा लेकर वह नयका के पीछे पीछे कोठरी में गया। खाली गड्ढा देखकर वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। नयका कोठरी का एक एक सामान टटोलने लगी। कहीं बक्से में तो नहीं रख दिया था, या फिर झोले में, कहीं गोखे की डलिया में, कहीं गोखे की डलिया में तो नहीं डाल दिया था, या फिर यहाँ से हटाकर दूसरी जगह तो नहीं गाड़ दिया। नयका का दिमाग काम नहीं कर रहा था। पूरी रात दोनों ने घबराते हुए रात जाकर बिता दी। दूसरे दिन अगल बगल खबर फैल गई कि नयका के घर से 1.5 सेर चांदी चोरी हो गई। राम अंजोर की माँ आंचल से मुंह ढककर हंसी। पेट भरने का ठिकाना नहीं, 1.5 सेर चांदी गाड़ कर रखी थी। लगता है पगला गई है गुंगुमा की तरह नयका भी। राम अंजोर की माँ की बातों में दम था। सभी मुस्की मार मार कर मजा ले रहे थे। मिसिर काका सुबह से नयका का इंतजार कर रहे थे। बहुत काम फैला है उनके घर, 1-2 दिन लगेंगे सभी चीजों को सही जगह पर रखने में। इंतजार करते करते थक गए तो नयका के घर चले आए। राम अंजोर की माँ की बात मिसिर काका को भी सही लगी। 1.5 सेर चांदी, वह भी नयका के घर। कभी कोई गहना उसके शरीर पर दिखा तो नहीं। दुख झेलते झेलते बौरा गई है। मिसिर काका अपने घर लौट आए। राम अंजोर की माँ भग्गू की अंगनाई में बैठी है। बाकी सब अड़ोसी पड़ोसी नयका को झूठी घोषित कर अपने अपने काम धंधे पर चले गए। भग्गू भौचक्का सा कभी नयका को कभी राम अंजोर की माँ को देख रहा है। अचानक नयका उठी और भग्गू का गला पकड़कर बोली, बता मुझे, तूने किस किस को बताया था कि घर में चांदी रखी है? बता जल्दी, नहीं तो मैं गला दबा दूंगी। नास मीटे, मेरे न रहने पर ये लोग कोरा डाल देते हैं, उसी पर उगल दिया होगा। अब गूंगा बनकर बैठा है, खोद कर दे आए चांदी। बोल जल्दी, नहीं तो मार डालूंगी आज तुझे। राम अंजोर की माँ ने दौड़कर नयका की पकड़ से भग्गू की गर्दन छुड़ाई और रोष में बोली, सच में पगला गई हो नयका? कुछ कुछ तो लाज लिहाज रखो। क्या क्या बके जा रही हो? कुछ कुछ होश है? वह चुपचाप सुन ले रहे हैं। तुम तो बढ़ी जा रही हो।
चुपचाप नहीं सुनूंगी तो क्या करूंगी? ताकत बोलने की। तुम लाज लिहाज सिखाने आई हो मुझे? तुम हम अरे हम दोनों का मांस भी नोच कर खा जाओगी इतना, तब भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। बड़ी माया दिखाने आई हो, चली जाओ यहाँ से। हाँ हाँ चली जा रही हूँ, गुंगवा की खातिर आती हूँ। यहाँ दिन दिन भर पड़ा रहता है, बिना खाए पिए, नहीं देखा जाता। रोटी देने आ जाती हूँ। तुम्हारे स्वभाव से तो तुम्हारी दहरी तक ना आऊं मैं। नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। राम अंजूर की माँ बड़बड़ाती हुई उठकर चली गई। नायिका कुछ देर तक राम अंजूर की माँ को कोसती गरियाती बैठी रही। फिर उठकर भग्गू के सामने कल की बची हुई पूड़ी लाकर पटक दी। लो भकोसो, नहीं तो पूरे गांव में हल्ला हो जाएगा कि मैं दिन भर तुम्हें खाना नहीं देती हूँ। भग्गू थाली एक को सरकाकर नीचे बैठ गया। नायिका फिर से कोठरी में जाकर गहना खोजने लगी। जहां गहने को गाड़ कर रखी थी वहां फिर से खोद डाली। झोला, अनगनी, गोखा सब जगह फिर खोज डाला। वह कभी आंगन में आती है तो कभी कोठरी में जाती है। एक पल को भी चैन नहीं मिल रहा उसे। जब नायिका कोठरी से आंगन में जाती है तो बकरियां उसे देखकर मिमियाने लगती। रात में एक बंधी भूखी प्यासी बकरी नायिका का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बस मिमिया ही सकती है। भग्गू भी भूखा है। पूड़ी से भरी थाली उसके पास ही पड़ी है, पर खाए कैसे? नायिका का रोना, बड़बड़ाना, गरियाना लगातार जारी है। ऐसे में गले के नीचे कौर उतरे तो कैसे उतरे? रात उतरने लगी है। नायिका थककर आंगन में बैठी है। औसारे में एक और कल की बची बबूल की टहनियां पड़ी हैं जो लगभग सूख गई हैं। नायिका ने उठकर सूखी टहनियों को बकरियों के आगे डाल दिया और नमक प्याज लाकर भग्गू की थाली में पटक दिया। दिन भर का भूखा भग्गू चाहता है कि नायिका भी कुछ खा ले, पर नायिका पानी पीकर बैठ गई। भग्गू भूख से छटपटा रहा था। वह पूड़ी में नमक लगाकर धीरे धीरे खाने लगा। नायिका कुछ देर तक भग्गू को खाते हुए देखती रही। फिर बड़ी नरम आवाज से उसने भग्गू से पूछा, सच बता, तूने मेरे गहनों को किसको दे दिया? भग्गू ने गूंगा करके सिर हिलाया कि किसी को नहीं दिया। नायिका ने फिर नरमी दिखाई। अच्छा ये बता, तूने राम मंजूर की माँ को बताया था कि गहना बक्से के नीचे गाड़ रखे हैं? भग्गू ने सिर को नीचे कर लिया। नायिका चिल्लाई, नाक मीटे, अब मुंडी नीचे करने से क्या फायदा? लुटवा दिया हरामी ने। कुछ देर शांत बैठी रही नायिका। फिर से भग्गू और राम मंजूर की माँ को गरियाने लगी। एक एक कर दिन बीतने लगे, किंतु नायिका का दुख, क्षोभ, गुस्सा कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। अब वह धीरे धीरे खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने का भी होश खो बैठी थी। राम मंजूर की माँ भग्गू और नायिका को रोटी दे आती, जिसे नायिका कभी खा लेती और कभी पलट कर उनके मुंह की ओर फेंक देती। पूरे गांव में राम मंजूर की माँ की सज्जनता की चर्चा जोरों पर है। चचेरी जेठानी का इतना प्रेम। नायिका चिल्लाती, ये इनके प्रेम का ही नतीजा है जो आज हम लोग इस हाल में पहुंच गए। पर अब नायिका की सुनता कौन? अब वह पागल करार कर दी गई है। उसे देखते ही बच्चे चिल्लाने लगते हैं, तुम्हारे घर में चोर घुसा, चोर घुसा, गहना लेकर भाग गया। नायिका डंडा लेकर दौड़ती, डंडा फेंक कर बच्चों को मारती। बच्चे खिलखिला कर हंसते हुए भाग जाती। नायिका चिल्लाते कुछ दूर तक उनका पीछा करती। नायिका को चिढ़ाने का एक नया तरीका बच्चों के खेल को मिल गया। क्या इस कहानी में जो हुआ वो सही हुआ? कमेंट करके जरूर बताइए। फिर